मुस्तफ़ा हाउस में कहर मच चुका था। एक साथ चार चार लाशें सबके होश उड़ा गई थी। एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को इतनी बुरी तरह कुचला था कि कोई भी जिंदा ना बच सका। ऐसा कुछ हो जाएगा किसी ने कहाँ सोचा था। लम्हे में सारा मंजर बदल चुका था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कितने हंसते खेलते चेहरे थे और अब सिर्फ सन्नाटा छाया था। जाइना तो खुद सख्ते में आ चुकी थी उस वक्त। उसने कहाँ सोचा था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वो तो सिर्फ इब्राहिम को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से इतने लोगों की जान चली गई थी। जिसे वो मारना चाहती थी वो तो वहीं मैयतों के पास बैठा उन्हें दफनाने के इंतजाम कर रहा था। बड़ी अम्मा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। दो दो जवान बेटे एक ही लम्हे में उनका साथ छोड़ गए थे। मूसा खान भी तो उनके बेटे ही जैसा था, और राइमा को भी उनके साथ जुड़े वक्त ही कितना हुआ था, सिर्फ 2 साल। 2 साल में वो उन्हें अपनी बेटियों की तरह अजीज हो गई थी। जैनब अपने भाइयों की मौत पर अलग तड़प रही थी। 7वां महीना होने की वजह से उसे सफ़र करने से मना कर दिया गया था, वरना शायद आज वो पाकिस्तान कभी ना आने की कसम तोड़ चुकी होती। चले गए थे उनके अपने, किसी की खुदगर्जी की भेंट चढ़कर। इब्राहिम का रो रो कर बुरा हाल था, और अगर किसी की आंख में कोई आंसू ना था तो वो था बदर खान, जिसने जानबूझकर ट्रक ड्राइवर को फ़ोन ही नहीं किया था। मूसा खान के कत्ल की प्लानिंग तो वो काफ़ी अरसे से कर रहा था। अब तो सुनहरी मौका उसके हाथ लग गया, जिसे वो खोना नहीं चाहता था। 7 महीने पहले जब वो जेल से आज़ाद होकर आया था तो इब्राहिम ने उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसके हवाले कर दी थी और कह दिया था कि कंपनी में अब उसका कोई हक नहीं। इब्राहिम का कहना था कि वो बहुत जज्बाती है और जज्बात में गलत कदम उठाता है, और उसके फैसलों पर अमल नहीं करना चाहते वो, इसीलिए वो उसके साथ काम नहीं करेंगे। उसे बहुत गुस्सा आया था इब्राहिम पर, उसके इस कदम पर, लेकिन उस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सका। और अब उसने इस अंदाज में बदला लिया था कि इब्राहिम दूसरी सांस भी ना ले सका था। राइमा और फ़हीम के साथ उसकी कोई दुश्मनी ना थी, वो तो बेचारे बीच में पिस गए थे, और मूसा खान के बाद अब सारी जायदाद उसकी थी। उसने ट्रक ड्राइवर को फ़ोन ही नहीं किया था, क्योंकि उसने सोचा था कि जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। अच्छा तो हुआ था, लेकिन सिर्फ उसके लिए। चलो आओ अब अपना वादा पूरा करो। उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा वो उसे कमर से थामता अपने करीब कर गया। जिद्दी अंदाज में बोला, कौन सा वादा, कैसा वादा? मुझे तो कोई वादा याद नहीं। तनावुश दांत दिखाते हुए बोली, तनाशु बेबी, अगर जान कम हो तो ऐसी हरकतें नहीं की जाती। बड़े बड़े पंगे लेने से पहले अपने अंदर हिम्मत भी पैदा करनी चाहिए। वो उसके फरार के रास्ते बंद करते हुए बोला, मुझे भूख लगी है और हर वक्त रोमांस खाने से मेरा पेट नहीं भरता। वो अपने आप को उससे आज़ाद कराने की जिदोजहद कर रही थी, लेकिन मेरा पेट तो उसी से भरता है। वो अपनी सोचों में गुम थी जब वो नहाकर वॉशरूम से निकला। इतने तेज बुखार में कौन नहाता है? आपको आराम करना चाहिए। सुबह भी नहा कर गए थे। आप बार बार नहाने से बुखार तो नहीं उतरेगा, बल्कि और तेज हो जाएगा। वो उसे देखते हुए काफ़ी सख्ती से बोली थी, और फिर खुद ही अलमारी से उसके लिए टॉवल निकाल कर उसे देने लगी। अब बेहतर हूँ मैं, बुखार उतर गया मेरा। तुमने झटका ही ऐसा दिया है, बुखार तो क्या, बुखार का अब्बा भी उतर जाए। वो मुस्कुराकर कहता, अचानक उसके चेहरे पर झुका और अब बेड पर आ बैठा। हिम्मत नहीं हो रही, बाल सुखा दो यार मेरे। वो टॉवल उसकी तरफ फेंकते हुए हुक्म दे रहा था, जबकि मायरा अपनी पहली बेइख्तियारी पर घबराई हुई थी। उसे ज़रूरत ही क्या थी उससे कुछ कहने की या उठकर उसके लिए टॉवल निकालने की। वो अपने 2.5 महीने वाली आदत से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जो उसने वारिक को ये यकीन दिलाने के लिए की थी कि वो सब कुछ भुलाकर उसके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी है। खुद कर लें, मुझसे नहीं होता कुछ भी, और वैसे भी मैं कुछ दिन में यहाँ से चली जाऊँगी तो आपको खुद ही करना है ये सब कुछ। वो बेड पर आकर बैठते हुए बोली, ऐसे ही चली जाओगी तुम? टांगे ना तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। चली जाऊंगी, घर से बाहर कदम तो निकाल कर देखो, फिर देखना मैं। वो टॉवल बेड से उठाकर फिर से उसके हाथ में दे चुका था, जो कि उसने गुस्से से बेड पर फेंका, और अब सुकून से उसकी गोद में लेटते हुए उसे हुक्म दे रहा था, आप मेरे कपड़े गीले कर रहे हैं, पीछे हटें। वो गुस्से से उसका सर हटाना चाहती थी, लेकिन हकीकत यही थी कि वो बुखार में भी उससे काफ़ी ज़्यादा ताकत रखता था। इतना आसान तो हरगिज़ ना था उसके लिए उसे खुद को दूर करना। वो मज़े से आंखें बंद कर चुका था, जबकि ना चाहते हुए भी वो उसके गीले बालों को सुखाने लगी। ताशफैन, मुझे आपसे बात करनी थी। वो जल्दी जल्दी फ्रेश होता वापस जाने वाला था। वापस आकर बात करता हूँ जानम, बहुत लेट कर दिया है तुमने। वो भागने की तैयारियों में था। अपना मतलब पूरा हो गया तो वापस आकर बात करता हूँ। वो उसकी शर्ट पहनते कमर पर हाथ रखे लड़ाका स्टाइल में बोली तो ताशफैन की हंसी निकल गई। मेरा मतलब पूरा किधर हुआ है? ये मतलब तो हमेशा साथ रहेगा, लेकिन तुम्हारी किसी अनरोमांटिक बात के लिए टाइम नहीं। अगर तुम रोमांटिक बात करना चाहो तो बंदा हाजिर है। वो दिलकशी से बोला, कोई रोमांटिक बात नहीं करनी मुझे। कॉलेज में मेरे एक लड़का आया था, कह रहा था कि उसे मुझे आपके बारे में कोई बात बतानी है, लेकिन अचानक वहाँ दानियाल आ गया। हाय अल्लाह, आप तो दानियाल को जानते ही नहीं होंगे।
दानियाल हमारी पुप्पो का बेटा है। अरे पुप्पो ज़ैनब, हमारी इकलौती और प्यारी पुप्पो, उनका बेटा दानियाल भी मेरे कॉलेज में पढ़ता है। उसने मुझे कहा था मैं इस तरह किसी से भी बात नहीं कर सकती। बड़ा अजीब आदमी था, मुझसे बात कर रहा था, लेकिन जब दानियाल वहाँ आया तो भाग गया। लेकिन वो आपको तायश कह रहा था, बिल्कुल रोज़ मैम की तरह। वो अपनी बात मुकम्मल करते उसे देखने लगी। दानियाल के नाम पर उसने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद वो जानता था कि वो तनाव उससे बात करने की कोशिश ज़रूर करेगा, जबकि उसकी सोच ये थी कि आखिर वो कौन इंसान हो सकता है जो तनाव उससे बात करने के लिए उसके कॉलेज तक पहुंच जाए, और वो भी उसके ऑफिस में से कोई। उसकी शादी के बारे में तो सिर्फ रोज़ को ही पता था, या फिर क्रिस्टन या रॉबिन। तो क्या रॉबिन उसके कॉलेज में आया था? तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे या तुम्हें बात करने की तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया करो। मेरा कोई भी जानने वाला सीधा मेरे पास आएगा, तुम्हारे पास नहीं। वो प्यार से उसके चेहरे को हाथ में भरते हुए बोला। और वो दानियाल से भी ज़रा दूर ही रहो। तुम्हें पता है कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है? मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं निभाना। उसके साथ आपका जो भी रिश्ता है वही मेरे साथ भी है। यानी वो हमारी प्यारी फुफ्फो ज़ैनब का बेटा है, और वो कॉलेज में मेरी बहुत मदद करता है। मुझे कोई भी मसला फ़ौरन आ जाता है। वो बहुत अच्छा है ताशफैन, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उसका हाथ थामते उसे समझाने वाले अंदाज में बोली, जबकि ताशफैन ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। जानता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, दरवाज़ा बंद करो। वो बस इतना जवाब देता दोबारा अपने काम पर चला गया, जबकि उसका यूं जानता हूँ कहना तनावुश को खुश कर गया था। कहीं तो उसे उम्मीद की किरण नजर आई थी, ताशफैन को उसके रिश्तों के करीब ले जाने की। मैं जानता हूँ तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करोगी मायरा, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहना चाहता हूँ, बदर खान तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। इस सारे खेल का मास्टरमाइंड वही है, वो आहिस्ता से बोला था, जबकि मायरा कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम्हें एक बार सारी बात सुनना पड़ेगी ताकि तुम हकीकत से वाकिफ हो जाओ। कौन सी हकीकत? क्या हकीकत बताएंगे मुझे आप? जानना चाहती हूँ मैं भी। सुनाए मुझे वो कहानी जो इब्राहिम ने मुझे सुनाने के लिए तैयार की है। आपको लगता है कि बदर खान मास्टरमाइंड है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत ये है कि ये सारा गेम इब्राहिम साहब खेल रहे हैं। आपको मुझ जैसी लड़की कभी पसंद नहीं थी ना, और ना ही आप कभी मुझ जैसी लड़की से शादी करते, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग, मेरी आज़ाद ख्याली, मेरा लाइफस्टाइल कभी भी आपके मायार पर पूरा नहीं उतरता था। आपके हिसाब से मैं एक घटिया और नीच कैरेक्टर की लड़की हूँ जिसका अफेयर आपके कज़न ब्रदर से चल रहा है, लेकिन फिर भी इब्राहिम ने आपको मजबूर कर दिया मुझसे शादी करने पर, और फिर इस रिश्ते को निभाने पर भी आपको मजबूर किया गया। क्यों? ताकि मैं आपसे तलाक का मुतालबा ना कर सकूं और वो मेरे बाबा की जायदाद पर कब्जा कर सकें, क्योंकि अगर मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहूंगी तो ही मेरी जायदाद आपकी होगी ना। मैं जानती थी बाबा ने ये शर्त रखी थी मेरी प्रॉपर्टी मुझे देने की, कि अगर मैं आपसे शादी करूंगी तभी वो प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। बदर चाचू ने मेरा हक मुझे दिलवाने के लिए मेरी आपसे शादी करवाई थी, और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि 3 महीने के अंदर अंदर वो आपसे मेरी तलाक करवा देंगे। लेकिन इब्राहिम ने बाबा की प्रॉपर्टी के पेपर्स में चेंजिंग करवाई है। उन्होंने मेरी खुला ही बेच में से निकलवा दी ताकि मैं आपसे तलाक का मुतालबा ही ना कर सकूं। वो पूरी तरह से बदगुमान थी। वारिक ने उसकी सारी बातों को बहुत गौर से सुना था ताकि वो समझ सके कि बदर खान ने किस हद तक उसका ब्रेन वॉश किया हुआ है। तुम्हारे बाबा और मेरे बाबा के साथ चाचू और चाची का कत्ल एक प्लानिंग थी मायरा, और ये प्लानिंग तुम्हारे चचा बदर खान और जाइना तहमीना बेगम की थी। बाबा को इस बारे में पता तो चल गया, लेकिन वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ौरन जाइना को तलाक दे दी, क्योंकि अपने भाइयों के कातिल को वो अपने निकाह में नहीं रखना चाहते थे। बाबा ने ताशफैन की कस्टडी के लिए जाइना पर केस किया, जो वो जीत गई थी, क्योंकि ताशफैन की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी। इसी दौरान मिन्सा आंटी तुम्हें लेकर हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चली गई। बाबा जानते थे वो औरत ताशफैन का ख्याल कभी नहीं रख सकती, इसलिए उन्होंने मिन्सा आंटी को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो औरत बेशक ताशफैन को नज़रअंदाज कर दे, लेकिन मिन्सा आंटी उसका ख्याल रखें। बाबा और मैं हमेशा से ये जानते थे कि ताशफैन और तुम एक ही स्कूल में पढ़ते हो, और फिर बाद में तुम दोनों ने एक ही हाई स्कूल ज्वाइन किया था, और वहाँ पर भी तुम दोनों एक दूसरे के सिर्फ दोस्त थे। ताशफैन 12 साल का था जब अदालत ने उसे बाबा के साथ जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। यहाँ आते ही बाबा ने ताशफैन का निकाह तनावुज से कर दिया था, लेकिन ये बात जाइना को हरगिज़ पसंद नहीं आई थी। वो ताशफैन के वापस जाते ही तलाक करवा देना चाहती थी उसकी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि जाइना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मसरूफ़ होने लगी थी। उसके पास ताशफैन के लिए वक्त ही नहीं रहा था। इस दौरान ताशफैन की सिर्फ एक दोस्त थी, जो कि मिन्सा आंटी की बेटी थी। जिस तरह हम ताशफैन की हर हरकत पर नज़र रखते थे, उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते थे, बिल्कुल इसी तरह मिन्सा आंटी ने भी हमारा
पूरा राब्ता रखा था हमारे साथ। और वही हमें ताशफैन के बारे में भी बताती थी। वो अक्सर तुम्हारे घर जाया करती थी। तुम लोग किसी तीसरे से दोस्ती नहीं करते थे। तो जब ताशफैन ने कहा कि वो तनावुश को तलाक देना चाहता है क्योंकि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है, तो हमें इस बात पर यकीन आ गया, क्योंकि ताशफैन सिवाय तुम्हारे और किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लेता था। सबको यही लगा कि बचपन का साथ है, मोहब्बत में बदल गया होगा। उसने कहा कि उसका अफेयर मायरा नामी लड़की से चल रहा है और वो उसी से शादी करेगा। तो क्या हम नहीं समझ सकते थे कि वो मायरा तुम ही हो? हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने इन सब बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे ताशफैन से ज़्यादा तुम पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि तुम बचपन से जानती थी कि तुम मेरी मंगेतर हो। तुम्हारा किसी और लड़के से प्यार करना बनता ही कहाँ था। मैं हमेशा से तुम पर नज़र रखे हुए था। तुम लोगों का रिश्ता ऐसा था कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। यहाँ तक कि ताशफैन को पता था कि उस पर कोई 24 घंटे नज़र रखता है, इसीलिए वो अक्सर तुमसे बातें भी शादी के बारे में ही करता था। तुम दोनों के अंदाज से यही लगता था कि तुम दोनों आपस में बहुत गहरा ताल्लुक रखते हो। हम जानते थे कि तुम लोग शायद एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, लेकिन तुम लोगों का रिश्ता किसी गलत ट्रैक की तरफ नहीं गया था। और ऐसे में दूसरी तरफ तनावुश थी, जिसने सिर्फ बचपन से ताशफैन को ही चाहा था। छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप को खोकर उसने बस एक ही शख्स को अपना सब कुछ मान लिया था। वो किसी से अपना दुख शेयर नहीं करती थी, इसलिए उसके लिए उसका सब कुछ ही ताशफैन था। वो ताशफैन से मोहब्बत करती थी और उसकी मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसला किया कि हम उसे ताशफैन के पास भेज देंगे। ऐसे में ताशफैन को अपने घर के लोन की किस्त भरने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जो वो भर नहीं पा रहा था। उसने पहली दफ़ा बाबा को फ़ोन करके पैसे मांगे थे। बाबा ने उसे पैसे नहीं दिए, बल्कि ये शर्त रखी कि अगर वो अपनी जायदाद में हिस्सा लेना चाहता है तो तनावुश को अपने साथ लेकर जाए। और तभी उसने हमें बताया कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और तनावुश के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उसके बाद हमारा ताशफैन से राब्ता ख़त्म हो गया। ताशफैन ने 1 साल तक हमसे राब्ता नहीं किया था और 1 साल बाद बाबा ने उसके सामने शर्त रखी कि सिर्फ 6 महीने तक तनावुश को अपने साथ रख ले। अगर वो तनावुश के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है तो ठीक है, वरना वो उसे तलाक दे दे। वो उसे उसकी जायदाद में हिस्सा दे देंगे। और इसी शर्त के साथ वो पाकिस्तान आया, लेकिन हमें यकीन था कि वो तनावुश किसी भी तरह उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर लेगी। और वो है ही इतनी प्यारी, कौन कमबख्त होगा जो उससे प्यार ना करेगा। हमें यकीन था कि वो जल्दी एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी शुरू करेंगे, और वैसा ही हुआ। सब कुछ ठीक हो रहा था जब हमें बदर खान के साथ तुम्हारी मुलाकातों का पता चला। हमें डर था कि बदर खान तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ही मूसा खान की सारी जायदाद ना सही मगर आधी प्रॉपर्टी का मालिक बदर खान ही बन सकता था। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि बदर सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने के बारे में सोच रहा है। और वो अभी बोल ही रहा था जब अचानक सदफ चाय लेकर अंदर दाखिल हुई। बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी इसे भेज दो यहाँ से। वो उसकी गोद से सर उठाते हुए बोला, जबकि मायरा उसे घूर कर रह गई। सदफ बाजी, ये दरवाज़ा खोलकर अंदर आने के लिए ही नहीं बना, बल्कि खटखटाकर इजाज़त मांगने के लिए भी लगाया गया। वो अपना सारा गुस्सा सदफ पर काफ़ी बदतमीज़ी से निकालने लगी। मैं वो चाय लेकर आई थी। उसे इतना गुस्से में देखकर सदफ सचमुच में बौखला गई थी। किसी ने मांगी आपसे चाय? किसी ने कहा कि इस कमरे में चाय लेकर जाएं? तो फिर क्यों आप अपनी खिदमत पेश करने के लिए आ गई हैं यहाँ पर? वारिक को चाय की ज़रूरत नहीं है। उन्हें रात से बुखार और सर में शदीद दर्द है। अभी भी इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सदफ ने समझाना चाहा। ये मेरे शोहर हैं सदफ बाजी, इन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं हूँ ना इनके पास इन्हें देने के लिए। वो उसे घूरते हुए गुस्से से बोली। अच्छा, मगर ये? वो कप उसे देते बोली। नहीं चाहिए, उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, जबकि वारिक के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे लिए नहीं है। अब सदफ को भी गुस्सा आया। मेरे शोहर सिर्फ मेरे हाथ की चाय पीना पसंद करते हैं सदफ बाजी। मुझे यकीन है आप आइंदा जहमत नहीं करेंगी, और अगर आपने जहमत की ना तो आपके हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो कप उसके हाथ में पकड़ाती उसका रुख दूसरी तरफ फेर चुकी थी, जबकि इस दफ़ा सदफ को शर्म आ ही गई। वो पैर पटकती गुस्से से कमरे से निकल गई, जबकि मायरा पैर पटकती एक नज़र वारिक को घूरती वॉशरूम में बंद हो गई थी। जैसे सारा कसूर वारिक का ही हो, लेकिन उसे अपनी ये दबंग बीवी का स्टाइल बहुत पसंद था। रुको प्लीज़, मुझे तुमसे बात करनी है। वो तकरीबन भागता हुआ उसके पास आया था। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ आप मुझे तंग मत करें। आप कल भी कुछ पूछना चाहते थे मेरे शोहर के बारे में, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मेरे शोहर ने मना किया है इस तरह किसी से भी बात करने के लिए। वो भागता हुआ उसके पीछे आया तो उसने फ़ौरन ही रुक कर उसे पूरी बात बता दी। वो फजूल में अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। मैं बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ तुमसे। वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। आज तो उसे मौका मिला था उसे सब कुछ बताने का। कहीं फिर से वो कल वाला लड़का ना आ जाए।
उसे उससे पहले ताशफैन की हकीकत उसे बतानी थी। मुझे नहीं सुनना कुछ भी, मेरी क्लास है और मुझे जाना है, वो कहकर आगे बढ़ने लगी। जब वो एक बार फिर उसके रास्ते में हाइल हुआ था, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। वो जिद पर अड़ गया था। ये क्या तरीका है, मुझे जाना है। एक तो वो इंग्लिश में बात नहीं कर पा रही थी, ऊपर से ये बंदा उसे तंग करने लग गया था। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है, वो किसी और के साथ अफेयर भी चला रहा है और उसने तुमसे भी शादी कर रखी है। वो एक नंबर का फ्रॉड है। तुम्हें अगर मुझ पर यकीन नहीं तो ये देख लो। उसने अपने फ़ोन पर उसे कुछ दिखाना चाहा, लेकिन इससे पहले उसने एक हाथ घुमाकर उसके मुंह पे दे मारा था। शट अप, यू जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोहर के खिलाफ एक भी लफ्ज़ बोलने की? तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? नहीं, हरगिज़ ऐसा मत सोचना। वो गुस्से से बोल रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े आदमी को शूट कर दे, जो उसके सामने उसके शोहर के बारे में बकवास किए जा रहा था। देखो, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा शोहर तुम्हें धोखा दे रहा है। उसने और अफेयर चला के रखा हुआ है, रोज़ के साथ और क्रिस्टन के साथ भी। वहाँ वो उनके साथ मज़े कर रहा है और यहाँ वो तुम्हें भी पागल बना रहा है। मेरी बात का यकीन करो। वो थप्पड़ खाकर भी पीछे नहीं हटा था, जब अचानक किसी ने उसका गिरेबान पकड़कर पीछे की तरफ खींचा था उसे, और अगले ही लम्हे एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। वो दूर जमीन पर जा गिरा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को तंग करने की? डैनी ने आगे पीछे देखे बगैर उसकी मुरम्मत शुरू कर दी थी, जबकि तनावुश ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसने इशारे से उसे अंदर की तरफ जाने का कहा था। उसके गुस्से ने उसे अच्छा खासा डरा दिया था। वो बिना कुछ बोले तेजी से अपने रूम की तरफ चली गई थी। अब तो ये बंदा डैनी के हवाले था। वो तो मजीद उससे इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी। हाँ, लेकिन उसे डैनी के इतने गुस्से से ज़रूर डर लगा था। क्या मसला है डैनी, क्यों बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हो? उसने फ़ोन उठाकर चिल्लाते हुए कहा था। ये 5वीं दफ़ा उसका फ़ोन आया था, इसलिए वो अपनी मीटिंग रूम से बाहर निकलकर उससे पूछने लगा था। उसका कोई इरादा नहीं था उसका फ़ोन उठाने का, और ना ही वो कभी उसका फ़ोन उठाता था, लेकिन डैनी की एक आदत थी, वो बिना किसी ज़रूरी काम के उसे तंग नहीं करता था। और अब तो तनावुश भी उसी के कॉलेज में पढ़ती थी, तो मुमकिन था कि वो तनावुश के बारे में उससे कोई बात करने के लिए उसे फ़ोन कर रहा। इसलिए उसने फ़ोन उठाते ही पूछा, मुझे कोई ज़रूरी बात नहीं करनी थी भाई, मुझे बस आपको ये बताना था कि आपके ऑफिस में काम करने वाला एक वर्कर जिसका नाम रॉबिन टैरसन है, वो इस वक्त हमारे कॉलेज में है। मेरे ख्याल में ये वही बंदा है जो आपकी फ़िल्म का हीरो है। शायद पिछले कुछ दिनों से रोज़ जैक्सन के साथ इसकी काफ़ी खबरें भी वायरल हो रही थी, और यहाँ वो तनावुश से ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा था और आपके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उसे फ़ोन पर कुछ दिखा रहा था। तनावुश ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन नाजुक हाथ का थप्पड़ शायद ठीक से उसके कान के नीचे बजा नहीं, इसलिए बाज नहीं आया, और अब उसकी हड्डी पसली एक करके मैंने उसे कॉलेज के गेट पर फेंक दिया है। हो सकता है मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाए, तो बेहतर है कि आप अपनी बीवी को यहाँ से ले जाएं, इससे पहले कि ये रॉबिन आपकी सौतेली फुफ्फो बन के तनावुश के आपके खिलाफ कान भर दे। वो एक ही सांस में बोलता चला गया, जबकि उसकी सारी बातें सुनकर ताशफैन भी अच्छा खासा परेशान हुआ। तो अब रॉबिन ने ये काम शुरू कर दिए थे। पहले वो क्रिस्टन के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, और अब वो सीधा तनावुश के कॉलेज पहुंचकर उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बता रहा था। उसने डैनी को कुछ नहीं कहा था सिवाय इसके कि तुम्हें रेस्टिकेट नहीं किया जाएगा, और वो खुद फौरन ही उस कॉलेज जाने के लिए निकल आया था। कल तक उसे लगता था कि डैनी उसके लिए ख़तरा है, ये उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई मुसीबत खड़ी कर देगा या फिर तनावुश को बेवसूल में तंग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो उसकी हिफाजत करता था और उसका ख्याल रखता था, और ज़रूरत के वक्त उसके काम भी आता था। वो नहीं जानता था कि आखिर रॉबिन के साथ उसकी क्या दुश्मनी है और वो क्यों तनावुश के पीछे पड़ा हुआ है। उसने अपने सीसीटीवी कैमरास चेक करवाए थे, वहाँ से पता चला कि रॉबिन उसके घर भी आया था और उसकी बिल्डिंग तक भी गया था। इसके बाद तनावुश ने उसे खुद बताया था कि कोई आदमी यहाँ उसके बारे में पूछ रहा था, और फिर वो उसके कॉलेज में भी पहुँच गया, और आज वो तनावुश से उसके बारे में उल्टी सीधी बातें भी करता फिर रहा था। रॉबिन के साथ बज़ाहिर तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन हाँ, उसकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से उसे बहुत डांटता ज़रूर था। लेकिन दोनों में ऐसी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी जिसकी बिना पर वो उसका घर खराब करने की कोशिश करता। ये तो वो जानता था कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में वो जान चुका है, और शायद वो क्रिस्टन का साथ देने के लिए उसकी कोशिश भी कर रहा हो, या शायद वो क्रिस्टन की तरह से उसे ब्लैकमेल करने वाला हो। खैर जो भी था, उसे तो वो देख ही लेगा, लेकिन फ़िलहाल वो कॉलेज जाना चाहता था सीधा, ताकि पता चल सके कि उसने तनावुश को उसके बारे में क्या क्या उल्टी सीधी पटियाँ पढ़ाई हैं। उसे यकीन था कि तनावुश कभी भी किसी गैर आदमी का यकीन नहीं करेगी।
इसलिए उसे लेकर उसे ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जानना चाहता था कि आखिर ये आदमी उसके खिलाफ क्या क्या बातें कर चुका है उसके सामने। और फिर डैनी को रूखा सूखा ही सही, लेकिन थैंक यू भी तो बोलना था उसने। उसकी बीवी का ख्याल रखा था उसने। आखिर वो जैसे ही बाइक के पास आया, उसे फ़ोन पर रोज़ का मैसेज आया कि तायश तुम कहाँ चले गए हो, बहुत ज़रूरी मीटिंग छोड़कर जा रहा था। तो रोज़ परेशान हुई थी। उसने जल्दी से रोज़ को मैसेज टाइप करके बताया कि वो तनाउश के कॉलेज जा रहा है, वहाँ कोई मसला हो गया। और उसके बाद उसने रोज़ के किसी मैसेज को ना तो सीन किया और ना ही उसका जवाब दिया था। न जाने रोज़ को कैसा महसूस हुआ होगा उसके मीटिंग छोड़कर जाने का, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी और तनाउश के पास जाना चाहता था। उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी, न जाने उस बंदे के मुँह से अपने शौहर के खिलाफ बातें सुनकर उसे कैसा लगा होगा। डैनी ने उसे जितनी बातें बताई थी उस हिसाब से वो काफ़ी कुछ तो खुद ही समझ गया था, और बाकी सब कुछ उसने वहाँ जाकर समझना था।